Hello, good morning students. How are you? I hope you are safe at your home. Dear students, जैसा कि आप सबको पता है हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करते हैं। द चैप्टर नेम इज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन में संगठन यानी कि द पार्ट्स दैट फॉर्म समथिंग, वो पार्ट्स जो किसी चीज़ को बनाते हैं, मिल करके किसी चीज़ को बनाते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर का ढांचा, या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, वो कैसे बना हुआ है, किस तरह से वो बना हुआ है, ये हमारे चैप्टर में यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और हमारा ये चैप्टर 8 है। नेक्स्ट जो देखिए हमारे जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का संगठन। फिर नेक्स्ट है गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ये सारे मिलकर के हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। सारा एटमॉस्फेयर हमारा इनसे मिलकर के बना है। थर्ड हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर का जो ढांचा है वो कैसा है, नीचे कौन सी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, टोटल लेयर्स कितनी हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट और जो वेदर है उसके कौन से एलिमेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करें तो जो आप सब अपने डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं एयर का, क्योंकि कैन ए पर्सन लाइव विदाउट एयर, क्या कोई व्यक्ति बिना एयर के जीवित रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। We eat food 2-3 times a day and drink water more frequently but breath every few seconds। हम दिन में कई बार भोजन करते हैं, कई बार पानी पीते हैं, बट सांस हम हर सेकंड लेते हैं, प्रत्येक सेकंड हम सांस लेते हैं। कोई भी आदमी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि पेड़ पौधे हैं या कुछ जीव है जो भोजन के बिना तो कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं, बट वो सांस लिए बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने जो वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर है उसकी कंप्लीटली नॉलेज होना ज़रूरी है। उसकी कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे लिए ये ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। अब एटमॉस्फेयर क्या है वो देखिए, एटमॉस्फेयर की ये डेफिनेशन है। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। Atmosphere is a mixture of different gases and envelope the earth all around। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और ये हमारी जो अर्थ है उस पे एनवेलप यानी कि एक लिफाफे का काम करता है, उसके ऊपर एक कवर का काम कर रहा है। जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर वायुमंडल की लेयर्स जो है वो बनी हुई है। अलग अलग लेयर्स में ये डिवाइड हो रखा है। 5 लेयर जो में इसको डिवाइड कर रखा है। देखिए इट कंटेन लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। एनिमल्स के लिए जैसे ह्यूमन और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन और जो प्लांट्स हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जरूरी होती है सांस लेने के लिए। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मासेज एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। यानी कि अर्थ जो है, जो वायु है वो अर्थ के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है, एक अभिन्न अलग होने वाला इंटीग्रल पार्ट है, जो कि जिसमें 99% जो है पृथ्वी की सतह से इसका जो कुल द्रव्यमान है वो उसका 99% जो है वो 32 किलोमीटर की हाइट तक मिलता है। 32 किलोमीटर की हाइट जो है उस हाइट से ऊपर 99 उस हाइट तक 32 किलोमीटर की जो हाइट है उस हाइट तक 90% जो है इसका मिल जाता है गैसेज का।
कैन यू इमेजिन what will happen to us in the absence of ozone in the atmosphere? अगर आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है absent होती, ओजोन ना होती, तब क्या होता? क्या आप इसका पता लगा सकते हो? क्या होगा अगर ओजोन लेयर हमारी इसके ऊपर नहीं रहेगी? ओजोन की लेयर जो है वो हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में नहीं होगी। तो ये आप सबको पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेंज है वो हमारी अर्थ के ऊपर आएंगी और इससे बहुत खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर वगैरह है वो बीमारियां इसके ऊपर फैल जाएंगी, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही भयंकर होंगी। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें वायुमंडल में पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखिए, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। वायुमंडल में के जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें गैसेज मिलती हैं, वाटर वेपर मिलते हैं और उसमें डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये आपकी टेबल दिखाई हुई है 8.1, जो 8.1 टेबल जो दिखाई हुई है इसमें सारी जो गैसेज हैं वो गैसेज पाई जाती है। सारी गैसेज जो हैं वो दिखा रखी है कि कौन सी गैसेज जो है अर्थ के ऊपर मिलती हैं। अर्थ के ऊपर जो लेयर्स बनी हुई है इसकी एटमॉस्फेयर की उसमें पाई जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है और वो कितनी है? 98.08% है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वैसे नॉर्मल में बोल देते हैं कि 21%, पर एक्चुअल में इसका पार्ट जो है 20.95% है। आर्गन जो है वो 0.93% है टोटल वॉल्यूम का, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036% है, बट इतनी होते हुए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नियोन जो है वो 0.02 है और हीलियम जो है वो 0.305 है, 0.0005 है। फिर क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन जो है 0.001 है और ये जेनॉन जो है वो 0.0009 है। फिर हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही हल्की गैसें हैं जो कि लास्ट लेयर में मिलती हैं और ये 0.00005% है। तो उसके बाद देखिए हमारे जो गैसेज हैं वो गैसेज कैसे कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी गैसेज क्या काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is a meteorologically a very important gas as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। जो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेट्रोलॉजिकली हैं यानी कि मेट्रोलॉजिस्ट वे से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गैस है और ये जो महत्वपूर्ण गैस है। और क्योंकि ये जो सौर मंडल में है ना, जो वो आते हैं सोलर रेडिएशन जो आता है उसके लिए तो ये ट्रांसपेरेंट है, उसको आने देती हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो आउटगोइंग होती है उसके लिए ये एक कंबल का काम करती है, यानी कि उनको ये अपने अंदर सोख कर लेती है। सौर विकिरण से जो सौर विकिरण जो आता है उसको भी ऑब्जर्व कर लेती है और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनको भी ये अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखती हैं। इट ऑब्जर्व ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट्स ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। यानी कि ये सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और उसके कुछ भाग को अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ की ओर जो है प्रतिबिंबित कर देती है। तो इसमें इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ये जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। इस गैस में क्या होता है कि ये गैस अंदर तो ले आती, ग्रीन हाउस क्या होता है कि जैसे ही अर्थ से जो रेज जाती है वो रेज बाहर ना जा पाए, वहीं पर रुक कर रह जाएं। इसी तरह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए गैस जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अल्ट्रावायलेट जो आती हैं
जो गैसेज आती हैं, जो रेज आती हैं सन से, उनको तो ऑब्जर्व कर लेती हैं और अर्थ से जो रेज आती है उनको भी वो वहीं पर रोक के रखती है, बाहर नहीं जाने देती हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा मात्रा इसकी हो जाएगी उतनी ही ये हमारे लिए नुकसानदायक भी होगी। इसकी इतनी मात्रा रहनी जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ये बढ़ती है तो ये हमारे लिए खतरनाक भी होगी। नेक्स्ट देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज कंटेंट बट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के जलने से इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, वो वॉल्यूम है जो वो बढ़ रही है। बाकी तो बाकी जो गैसेज है वो कांस्टेंट है, वो स्थिर हैं, बट इसकी मात्रा जो बढ़ रही है क्योंकि हम जो ईंधन का, जीवाश्म ईंधन का यूज कर रहे हैं, उसको जलाने से इसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ये एयर के टेम्परेचर को बढ़ाती है। फिर हम बात करते हैं ओजोन। ओजोन इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑफ द एटमोसफेयर फाउंड बिटवीन 10 to 50%, 10 to 50 kilometer above the earth's surface and acts as and absorb the ultraviolet rays radiating from the sun and prevent them from reaching the surface of the earth। यानी कि जो आपकी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर भी एक इम्पोर्टेंट लेयर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है, जो और ये वायुमंडल का सेकंड घटक है, सेकंड कंपोजिशन है ये। तो इसने हवा के तापमान को, जो ओजोन लेयर है वो अर्थ से 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पर मिलती है और ये एक फिल्टर का काम करती है, एक फिल्टर का काम करती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है सन से, उनको अपने अंदर समा के रखती है, उनको अर्थ तक नहीं पहुंचते देती है। इसलिए ये कवर का काम हमारे लिए कर रही है। तो इस तरह से दो इम्पोर्टेंट जो लेयर हैं उसका यहाँ पे जिक्र किया है कि एक तो जो दो इम्पोर्टेंट गैसेज है, एक तो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो है वो है आपकी ओजोन। तो इसमें नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो इसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन का पार्ट है वो है वाटर वेपर। अब वाटर वेपर इज आल्सो वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। वाटर वेपर जो है वो भी एक महत्वपूर्ण गैस है, जो कि जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में उपस्थित ऐसी पर चेंजेबल गैस है, ऐसी वेरिएबल गैस है जो कि हाइट के साथ डिक्रीज होती जाती है। हाइट जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड में बदलाव आएगा, यानी कि वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसमें जो वाटर वेपर जो है वो कम होते जाएंगे। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिकल इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर एंड वॉल्यूम। एक सेकेंड, तो इसमें देखिए नेक्स्ट जो है इसमें है कि जलवाष्प जो है वो गर्म और आर्द्र जो उष्णकटिबंध में हवा के आयतन का 4% है, यानी कि एयर वॉल्यूम जो है, एयर वॉल्यूम का 4% जो है वो क्या है आपका वाटर वेपर है, यानी कि जलवाष्प है। while in the dry and cold area of desert and polar regions it may be less than 1% of the air। यानी कि जब ध्रुवों और ठंडे और रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन का केवल 1% ही पाया जाता है। जो ड्राई एरिया है या कोल्ड एरिया है या फिर जो पोलर रीजन है, वहाँ पर ये जो हवा के वॉल्यूम का 1% ही पाया जाता है। उसके बाद वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ये इक्वेटर से पोल की ओर डिक्रीज होते जाते हैं। इक्वेटर के ऊपर ये ज़्यादा होते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर हर रोज 4 बजे के बाद बारिश होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि पोल की ओर ये, क्योंकि वहाँ हवा गर्म नहीं होती, हवा गर्म नहीं होती तो हवा में जो पार्टिकल्स हैं इसके वो कम पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है कि इट ऑल्सो ऑब्जर्व पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड द अर्थ रेडिएटेड हीट। ये जो क्या करता है, ये सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ पार्ट को ऑब्जर्व करता है और अर्थ के जो से निकलने वाले जो टेम्परेचर को अपनी ओर खींच करके रखता है, अपने अंदर समा करके रखता है। यानी कि जो सन से भी ये हीट लेता है और अर्थ से भी हीट लेता है। इट थस एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट allowing the earth neither to become too cold nor too hot। इसलिए क्या करता है, ये एक ब्लैंकेट का काम करता है। ये अर्थ को न तो ज़्यादा ठंडा होने देता है और न ही ज़्यादा गर्म होने देता है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन एयर। यानी कि जलवाष्प जो वाटर वेपर जो है वो एयर को स्थिर रखते हैं और स्थिर और अस्थिर होने में काफ़ी जो है भूमिका निभाते हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन ये निभाते हैं हवा को। अगर हवा गर्म हो जाती है और गर्म हो करके वो वाटर वेपर उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं, फिर वो क्या होती है, तो जो ठंडी हवा है वो नीचे उतरने लगती है और गर्म हवा जो है वो ऊपर उठने लगती है। उसके बाद है आपके डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल के में क्या है कि वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की पावर होती है। डस्ट पार्टिकल जो है वो भी एयर में पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर हैज ए सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल solid particles which may originate from different source and include sea salts, fine soil, smoke soot or ash, pollen, dust and disintegrated particles of metals। यानी कि ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कण काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सी साल्ट है, समुद्री नमक है, फाइन सोइल यानी कि महीन मिट्टी है, स्मोक है, ऐश है, या पोलन यानी कि जो पोलन का मतलब है कि जो पराग यानी कि फूलों से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हैं। डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स, डस्ट से निकलने वाले धूल कण या फिर उल्काओं, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स हैं, ये सभी इनमें निचले भाग में मौजूद है। वायुमंडल के नीचे की लेयर है उसमें ये उपस्थित रहते हैं। डस्ट पार्टिकल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कणों का सबसे अधिक जमाव जो है वो कहाँ पे रहता है? Dust particles are generally concentrated in the lower layer of the atmosphere। एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में पाए जाते हैं। यट कन्वेक्शनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट्स। यदि जो कन्वेंशनल करंट है वो इनको हाइट तक लेके जाती है, ऊंचाई तक लेके जाती है। कन्वेंशनल करंट वो करंट है जो कि जब नीचे हवा जो है वो गर्म हो जाती है तो वो गर्म होने के बाद वो क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। जैसे हमारे पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म करने के बाद वो क्या करता है, ऊपर की ओर भाप उठने लगती है। ठीक वैसे ही नीचे हवा जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे की ओर, तो वो एक साइकिल बना लेती हैं। तो इस तरह से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको कन्वेक्शनल रेज जो एयर है वो कहते हैं। तो इसमें ये डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर की ओर लेके जाती हैं और ऊपर जब ये जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये एक सेंटर का काम करती हैं और सेंटर के चारों ओर क्या होता है कि वहाँ पर जो वाटर वेपर है वो इनके साथ चिपकते हैं। चिपकते चिपकते जब इनका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, शेप बड़ी हो जाती है, तो वो हवा में रुक नहीं पाते हैं और वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लाउड्स के बनने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे है, तो आपको एक डायग्राम दिखा रखा होगा 8.1 स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें देखिए कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 और 5 इसने दिखा नहीं रखी है। 5 लेयर्स जो है वो इसमें बनाई जाती हैं। तो इसमें सारी की सारी गैस जो लेयर्स है वो कहाँ, जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर ट्रोपोपाज है, स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोपाज है, मेसोस्फेयर है, मेसोपाज है और फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर है। तो इस तरह से ये जो लेयर हैं ये सारी की सारी लेयर आपके स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे
The atmosphere consists of different layers with the varying density and temperature. Density is highest near the surface of the earth and decrease with increasing altitude. जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट कहाँ मिलती है? सरफेस के नज़दीक, अर्थ सरफेस के नज़दीक जो है वो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा मिलती है हवा की डेंसिटी जो है जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक ज़्यादा मिलती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसकी क्या होती जाएगी, इसकी ये डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे ही डेंसिटी हवा की डिक्रीज होती जाएगी। The column of the atmosphere is divided into 5 different layers depend upon the temperature condition। 5 different layers में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये सारी की सारी इसमें डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमोस्फेयर की लोअर सबसे नीचे वाली लेयर है और इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। यानी कि इसकी जो हाइट है वो एवरेज हाइट तो इसकी 13 किलोमीटर है और पोल्स के ऊपर इसकी हाइट 8 किलोमीटर और जो इक्वेटर है उसके ऊपर इसकी हाइट 18 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। Thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transported to great height by strong convectional currents। तो इसमें जो पोल है यानी कि इसमें जो अक्षोभमंडल की जो मोटाई है वो पोल के जो विषुवत वृत्त है उस पर अधिक और तेज वायु प्रवाह के कारण ताप की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा हो जाती है और कन्वेंशनल करंट वहाँ पर चलती है। कन्वेंशनल करंट चलने की वजह से ये जो लेयर है ये ज़्यादा हाइट तक पाई जाती है क्योंकि इसमें जो गैसेज है वो कन्वेंशनल करंट के साथ ऊपर जाती हैं और इसकी हाइट बढ़ती जाती है यानी कि 18 किलोमीटर। लेकिन ये पोल के ऊपर कम चलती हैं क्योंकि वहाँ पर पहले ही जो एयर होती है वो जो ज़्यादा ठंडी होती है और ठंडी होने की वजह से वो ऊपर नहीं उठती है। एयर तभी उठती है जब वो गर्म हो जाती है और गर्म कहाँ होती है? ये इक्वेटर के ऊपर होती है। तो इसकी थिकनेस जो है वो ग्रेट कहाँ मिलती है? इक्वेटर के ऊपर और जो कम मिलती है वो पोल के ऊपर मिलती है। दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। इसमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर इस लेयर में पाए जाते हैं। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। सारे जो क्लाइमेट और वेदर के जो चेंज होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। कौन सी लेयर में होते हैं? जो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है इसमें होते हैं। सारे जो चेंज होते हैं ना, बादल वगैरह जो बनते हैं वो इसी लेयर में बनते हैं क्योंकि और इसी लेयर में सबसे ज्यादा हलचल होती है। तूफान आंधी जो भी आता है इसी लेयर में आता है। तो टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। और ये डिक्रीज कितना होगा? ये 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 165 यानी कि 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यही लेयर है जहां पर सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए भी ये लेयर जो है वो इम्पोर्टेंट लेयर है। नेक्स्ट है द जोन सेपरेटेड द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोपास। यानी कि जो हमारी नेक्स्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोपास। ट्रोपोपास जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को अलग करती है। दोनों को अलग करने वाली जो लेयर है उसको ट्रोपोपास के नाम से जाना जाता है। द -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस तो किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस और -45 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर पाया जाता है पोल के ऊपर। कौन सी में? ट्रोपोपास।
द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज, इसीलिए इसको ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। द ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। यानी कि ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है और स्ट्रेटोस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है, 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और 50 किलोमीटर तक जो इसकी हाइट पाई जाती है। इसके बाद ये जो वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन द ओजोन लेयर। इसका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो ये है कि यहाँ पर जो आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है जो आपको अल्ट्रावायलेट से बचाती है। सेकंड, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है, वो बिल्कुल स्थिर रहता है। यहाँ पे हवा वगैरह नहीं चलती हैं, इसलिए जो आपकी एरोप्लेन है वो इसी लेयर में चलती हैं। उसके बाद देखिए, ये जो जीवन को हार्मफुल जो एनर्जी है उससे सेव करती है, इसलिए इसको इस लेयर को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर माना जाता है। थर्ड हमारी है मेसोस्फीयर। कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर लाई अबव द स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी हाइट जो है वो 80 किलोमीटर तक है। ये इस साइड इसकी हाइट दिखा रखी है, हाइट जो है इसकी 80 किलोमीटर है। ये इस साइड की हाइट जो है आपकी इक्वेटर के ऊपर है, इस साइड की हाइट जो है आपकी पोल्स के ऊपर दिखाई गई है। तो इसमें इन दिस लेयर वन अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, टेम्परेचर ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन मेसोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। और इंक्रीज होकर के एंड रीच अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की हाइट तक ये कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फीयर इज नोन एज द मेसोपोज। जो इसके ऊपर की जो लेयर है, मेसोस्फीयर के ऊपर की जो लेयर है उसको मेसोपोज के नाम से जाना जाता है। और द आइनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फीयर। आइनोस्फीयर जो इसके ऊपर है वो 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर तक पाई जाती है। इट कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। और इसमें आयंस पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल्स 80 से 400 किलोमीटर के बीच ये स्थित होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल आयंस पाए जाते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिकल जो कण पाए जाते हैं उनको आयंस बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको आयंस बोलते हैं। और इसीलिए इसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयनोस्फीयर इज इसी कारण से इसको इट इज नोन एज ए आयनोस्फीयर। Radio waves transmitted from the earth are reflect back to the earth by this layer। यानी कि रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिट होती हैं, रेडियो वेव्स यहाँ से टकरा करके ही, इस लेयर से टकरा करके ही वापस अर्थ के ऊपर आती है। जैसे आपके फोन है, रेडियो है, टीवी है, चलते हैं, वहां जा करके पहले रेज वहां जाती है। जैसे आप फोन करते हो किसी के पास, डायरेक्ट फोन टू फोन वो नहीं जाती है, पहले वो ऊपर जाती है, फिर ऊपर से नीचे आती हैं और फिर आपके फोन से फोन को कनेक्ट करती हैं। टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबो। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग द हाइट के साथ, क्योंकि इसमें जो रेडियो एक्टिव वेव्स जा रही है ना, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो करके 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, क्योंकि वो -100 डिग्री तक था और धीरे धीरे 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। उसके बाद है आपका द आइनोस्फीयर इज नोन एज द एक्सोस्फीयर। आइनोस्फीयर इज नोन एज द एक्सोस्फीयर। आइनोस्फीयर को एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें
इसको हिंदी में इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। आयनोस्फीयर के ऊपर जो लेयर है उसको बहिर्मंडल बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेयर, दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटल इज नोन अबाउट इट, यानी कि ये हाईएस्ट लेयर है लेकिन इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है, ज़्यादा जानकारी इस लेयर के बारे में अभी तक नहीं है। वट एवर कंटेंट दे आर दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड इन दिस लेयर, यानी कि यह सबसे ऊंची जो लेयर है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस लेयर में जो मौजूद सभी घटक जो है वो विरल हैं, वो ज़्यादा डेंस नहीं है। इसमें जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो विरल पाए जाते हैं, हल्के पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जो है धीरे धीरे जो बाह्य अंतरिक्ष है उसमें मिल जाते हैं। एटमॉस्फेयर जो ये बाह्य अंतरिक्ष जो है उसमें मिल जाते हैं। और उसके बाद वायुमंडल के जो सभी लेयर्स हैं, वो जो जितनी भी लेयर्स हैं वायुमंडल की, वो सारी की सारी लेयर्स हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। और फिर भी जो जोग्राफर्स हुए हैं, जोग्राफर्स ने सिर्फ 2 लेयर को ही मेन माना है, जो नीचे वाली 2 लेयर है उन्हीं की स्टडी जोग्राफर करते हैं। फिर भी हमें सारी जो जितनी भी लेयर्स हैं उनकी नॉलेज का होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो, अब एलिमेंट्स में कौन से हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है और ह्यूमिडिटी है, क्लाउड्स है, प्रेसिपिटेशन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके किसके, वेदर और क्लाइमेट के। अब वेदर और क्लाइमेट के सारे एलिमेंट्स जो है आपको प्रभावित करते हैं, लेकिन इन सब की डिटेल आप चैप्टर 9, 10 और 11 में पढ़ेंगे। तो ये था आपका चैप्टर 8। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे विच वन द फॉलोइंग गैसेज कंसिस्ट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेजर पोर्शन यानी कि इनमें से कौन सी गैसेज जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है। अभी तो हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन पाई जाती है। एटमॉस्फेरिक लेयर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इज, एटमॉस्फेरिक लेयर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद सी साल्ट, पोलन, एश, स्मोक, सूट, फाइन सॉयल, दीज आर एसोसिएटेड विद, ये किस में पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, कितने 120 किलोमीटर की हाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक और टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि सोलर रेडिएशन के तो को आने देती है और जो अर्थ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है उनको ये रोक लेती है। ऐसी गैस कौन सी है, क्या आप बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये था आपका चैप्टर, और इस तरह से आप इसमें वो कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से याद कीजिए और बाकी हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है।